हेलो एंड वेलकम। ये चैप्टर 1 हिस्ट्री का पार्ट 2 वीडियो है। जिन लोगों ने चैप्टर 1 का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इसको देख सकते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता जिन क्षेत्रों में विकसित हुई वहाँ पर पहले से भी कुछ संस्कृतियाँ विद्यमान थी, जिन्हें हड़प्पा से अलग करने के लिए आरंभिक हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता को आरंभिक और विकसित हड़प्पा से अलग करने के लिए कई बार हड़प्पा सभ्यता को विकसित हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व के पहले का है और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का काल 1900 ईसा पूर्व के बाद में माना जाता है। विकसित हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अब ये आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता विकसित हड़प्पा सभ्यता से किस प्रकार अलग थी, तो कुछ पॉइंट्स हम देख सकते हैं कि जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी ये यहाँ के लोगों की अपनी विशिष्ट मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की शैली थी। यहाँ की जो बस्तियाँ थी, यहाँ के बस्तियों के जो लोग थे वो कृषि और पशुपालन करते थे, शिल्पकारी कार्य भी करते थे। आरंभिक हड़प्पा की जो बस्तियाँ थीं आमतौर पर छोटी होती थी। कुछ स्थलों पर बस्तियों के त्यागे जाने और जलाए जाने के संकेतों से ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता और आरंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के बीच में क्रमभंग था। तो ये कुछ रेफरेंसेस थे। रेफरेंसेस को अगर देखें तो जो आरंभिक हड़प्पा थी वहाँ पे छोटी बस्तियाँ थी, विकसित हड़प्पा में बड़ी बस्तियाँ थी। आरंभिक में अपने मृदभांड के लिए जानी जाती थी, जबकि विकसित वाली अपनी मोहरों के लिए, मनकों के लिए, बाटों के लिए और ईंटों के लिए जानी जाती है। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं। विकसित हड़प्पा सभ्यता की अन्य क्या विशेषताएं वो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें किन स्रोतों से जानकारी मिलती है, तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत हैं खुदाई में मिली हुई इमारतें, मिट्टी के बर्तन यानी मृदभांड, औजार, आभूषण, मूर्तियाँ, मोहरें इत्यादि। ये मोहर, मनके और कुछ इमारतें हैं जिनके माध्यम से इतिहासकार हड़प्पा के इतिहास को खंगालते हैं। आगे बढ़ें तो हड़प्पा के जो लोग थे वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे, यानी निर्वाह के साधन क्या थे, उनके तरीके क्या थे, या भोजन प्राप्त करने के तरीके क्या थे। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो पौधों से जो उत्पाद प्राप्त होते थे उससे अपना भोजन प्राप्त करते थे। अब पौधे से प्राप्त होने वाले उत्पाद क्या हो सकते हैं, तो कंद, मूल और फल। जानवरों से प्राप्त उत्पादों से भी वो भोजन प्राप्त करते थे, जिनमें मछली शामिल है। पुरातत्वविदों को जौ, गेहूँ, सफ़ेद चने, तिल के जले हुए अवशेष मिले हैं। इसका अर्थ है कि वह लोग अनाज यानी कृषि के द्वारा भी भोजन प्राप्त करते थे। गुजरात से बाजरे के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा वह लोग शिकारी, संग्राहक भी थे और हड़प्पा के लोग मवेशी भी पालते थे, यानी कि आपके जो खेतीबाड़ी में काम आने वाले और दुधारू पशु हैं इनको भी वो पालते थे। अगर आपको शॉर्ट में ये याद रखना है जीवन निर्वाह के तरीके, तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि निर्वाह के तरीके थे, पहला कृषि, दूसरा शिकार, संग्रह, व्यापार आदि। तो ये सारे उनके जीवन निर्वाह के तरीके थे। आपसे क्वेश्चन आए हड़प्पा सभ्यता के लोग के भोजन प्राप्त करने की विधियां लिखे, तो आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं। आगे बढ़ें। अभी हमने पढ़ा कि हड़प्पा के स्थलों से जले हुए कुछ अवशेष मिले अनाजों के, तो इसका अर्थ वो कृषि करते थे। तो कृषि के लिए कौन से विधियों का प्रयोग करते थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हड़प्पा की कृषि प्रौद्योगिकी। तो देखें हड़प्पा का जो स्थल वहाँ से कुछ इस प्रकार का एक बैल का प्रतिरूप मिला है
जिसका अर्थ हुआ कि हड़प्पा वासियों को वृषभ यानी बैल की जानकारी थी। अब इसी आधार पर जो पुरातत्वविद हैं यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा वासी बैल का प्रयोग करते थे, क्योंकि आज के संदर्भ में बैल का प्रयोग कृषि में होता है। इसीलिए पुरातत्वविद यह मानते हैं कि वो लोग बैलों का प्रयोग करते थे खेती के लिए। चौलिस्तान के कई स्थलों और बनावली से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसका अर्थ हुआ कि वो लोग हल और बैल के द्वारा कृषि करते थे। कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ये जो खेत मिला है कालीबंगन में, वहाँ पे हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, जिसका अर्थ हुआ वह लोग एक साथ दो फसलें उगाते थे। तो कुछ इस तरीके से वहाँ पर हल रेखाओं के समूह मिले हैं, दो समूह, यानी इधर एक फसल होती थी, दूसरी फसल इस लाइन में होती थी। तो इस तरीके से एक साथ वह दो फसलें उगा लेते थे। फसल काटने के लिए शायद पत्थर के हंसियों का प्रयोग होता था। हड़प्पा जो सभ्यता थी यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब कांस्य युगीन सभ्यता होने की वजह से उस समय देखें तो लोहे की खोज नहीं हुई, तो वो जो औजार यूज़ करते थे वो लोहे के नहीं थे, कांसे, टिन और तांबा मिलाकर बनता था, तो उसके औजार हो सकते हैं कुछ। हंसियाँ ज़्यादातर हम देखते हैं कि पत्थर के हंसियों का शायद वो लोग प्रयोग करते थे। अब हड़प्पा में कृषि होती थी, तो ऐसा इलाका था हड़प्पा जहाँ पर बारिश बहुत कम होती थी, यानी वो अर्धशुष्क इलाके में हड़प्पा के स्थल थे। ऐसे में सिंचाई बहुत आवश्यक थी। तो सिंचाई के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो एक जगह पड़ती है अफ़गानिस्तान में सुरतोगई, वहाँ नहरों के अवशेष मिले हैं, और धौलावीरा जो कि गुजरात में है, वहाँ पे इस जलाशय के अवशेष मिले हैं। और हड़प्पा वासियों को कुओं का भी ज्ञान था, तो कुएं भी मिले हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि हड़प्पा वासी जो सिंचाई के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे, तो वो लोग, एक तो हो गया आपका कुएं हो गया, कुओं का तो प्रयोग करते ही थे, फिर नहरों का प्रयोग करते थे, और ये तीसरा यहाँ पे जो चित्र देख रहे हैं आप, जलाशय। तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो लोग कुओं, नहरों और जलाशयों के द्वारा भी सिंचाई कार्य करते थे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता की कृषि के बारे में बताएं या सिंचाई के बारे में। अगर अलग अलग आ जाता है क्वेश्चन सिंचाई का और कृषि का, तो आप दोनों के अलग अलग पॉइंट लिख देंगे। लेकिन कई बार लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में, 4 नंबर के करीब लगभग, तब आप जो है ये दोनों पॉइंट बता सकते हैं, एक तो कृषि प्रौद्योगिकी और साथ ही मिक्स कर सकते हैं इसके कौन सा, सिंचाई व्यवस्था को भी आप मिक्स कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट मिला के लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलें तो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसके 2 प्रमुख शहरी केंद्र थे, जो कि हमने पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा भी था, समझा भी था। तो हड़प्पा के 2 शहरी केंद्र थे, एक तो मोहनजोदड़ो और दूसरा हड़प्पा खुद। अब ये जो हड़प्पा के शहर थे दोनों, वो प्लांट सिटी थे, नियोजित शहरी केंद्र हुआ करते थे। हमारी बुक में मोहनजोदड़ो के एग्जाम्पल से हड़प्पा की बस्तियों के विभाजन के बारे में बताया कि हड़प्पा में बस्तियां किस प्रकार की होती थी। यदि आपके क्वेश्चन आ जाए मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, व्याख्या करें, टिप्पणी लिखें, तो भी आप ये दुर्ग, निचला शहर और अन्य जो आगे पॉइंट आएंगे मैं एक्सप्लेन करूँगा वो लिखेंगे। और अगर आ जाए हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों के बारे में, या हड़प्पा सभ्यता के बस्तियां नियोजित बस्तियां थी या शहरी केंद्र थे, तब भी आप सेम पॉइंट लिख सकते हैं। तो उसमें कंफ्यूज होना नहीं है, कोई अलग क्वेश्चन आपको बनाकर नहीं दे दिया, ये मान कर चलना है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां थी उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, विभाजित थी। एक दुर्ग शहर होता था, एक निचला शहर होता था। दुर्ग जो होता था यह कच्चे ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया था, प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया था।
दीवारों से निचले शहर से इसको अलग किया गया था। निचले शहर से अलग करने के लिए दुर्ग के चारों ओर दीवारें बनी थी। यह आकार में छोटा लेकिन महत्वपूर्ण इमारतें थे क्योंकि शासक लोग यहाँ रहते थे। तो आप एक पॉइंट यहाँ और लिख सकते हैं कि शासक लोग दुर्ग शहर में रहते थे। निचला शहर यह आकार में बड़ा होता था। यह भी दीवारों से घिरा था। कई घरों को चबूतरे पर बनाया गया था। और एक पॉइंट लिख सकते हैं कि यहाँ सामान्य लोग रहते थे। फिर आगे देखें तो जो हड़प्पा सभ्यता है यह एक नियोजित शहर था। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लीजिए आप। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन के बारे में क्वेश्चन आता है। तो ये नगर नियोजन कैसे किया गया था, टाउन प्लानिंग कैसे की गई थी। नगर नियोजन मतलब टाउन प्लानिंग। जो हड़प्पा सभ्यता के शहर थे उनको एक योजना के तहत बसाया गया था। तो योजना कैसे बनाई गई थी इसको देखें तो हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के लिए बड़ी संख्या में मजदूर लगाए गए थे। पहले योजना बनाई गई, फिर उनको क्रियान्वित किया गया था। समान आकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था। सड़कें और नालियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पहले सड़कें बनाई गई और फिर नालियाँ और उनके बगल में घर बनाए गए। तो इस तरीके से एक प्लान तरीके से शहर को बसाया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली। तो हड़प्पा की जो सीवर प्रणाली यानी कि जल निकास प्रणाली यानी सीवर प्रणाली की बात करते हैं तो हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। सड़कें और नालियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ग्रिड मतलब समकोण पर काटती हुई सड़कें बनाई गई थी और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, फिर उनके अगल बगल में आवास यानी घरों का निर्माण किया गया था। घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ा गया था। प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार गली से सटी हुई थी। इसके अलावा अगर आपको और पॉइंट लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि जो नालियाँ थी ढकी हुई थी और नालियों के बीच बीच में मेन होल बनाए गए थे जिसके द्वारा उसको साफ़ भी किया जा सके, साफ़ करने में दिक्कत ना आए। तो ये कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति के बारे में बताने के लिए। तो आपको जब भी लॉन्ग क्वेश्चन में 8 नंबर में आ जाए हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में या जल निकास प्रणाली के बारे में, तो आपको ये दुर्ग वाला पूरा पॉइंट लिखना है। साथ ही आपको ये नगर नियोजन वाला पॉइंट भी लिखना है और ये जल निकास प्रणाली भी लिखना है और एक आगे पॉइंट बताऊंगा वो भी लिखना है। तो ये सारे पॉइंट आपको 8 नंबर में लिखना है। तो आगे देखें हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य यानी जो घर बनाए जाते थे वह उनकी क्या विशेषताएं थी। तो घर आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। आंगन खाना पकाने और कताई जैसे गतिविधियों का केंद्र था। भूतल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी, यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर थे उनमें खिड़कियां नहीं होती थी। प्राइवेसी का ध्यान रखते थे। मुख्य दरवाजे से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। दरवाज़ा ऐसे लगाया जाता था जैसे आज उत्तर भारत के ज़्यादातर घरों में देखें तो घर में आंगन होता था और जो मेन गतिविधियाँ थी कताई बुनाई सारा काम आंगन में होता था। निचले फ्लोर में कोई खिड़की नहीं होती थी। जो मेन गेट होता था वो कुछ ऐसे लगाते थे कि आंगन में क्या हो रहा है ये कोई डायरेक्टली ना देख सके। कुछ जो घर थे उसमें दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ भी मिली थी। ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। तो सेकंड फ्लोर भी यानी 2 मंजिला मकान भी वहाँ थे। घरों में कुओं के भी अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुओं के अवशेष मिले हैं। और कुएं कुछ ऐसे वो लोग बनाते थे कि घर के अंदर और बाहर दोनों लोग एक्सेस कर सकते हैं, दोनों जगह के लोग एक्सेस कर सकते थे और बैक साइड में बनते थे। तो जब भी आपको 8 नंबर में क्वेश्चन आ जाए किसके बारे में,
इसके नगर नियोजन के बारे में, हड़प्पा के नगर नियोजन प्रणाली के बारे में, या जल निकास प्रणाली 8 नंबर में आ जाए तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं। निचला शहर भी, दुर्ग भी, और साथ ही साथ गृह स्थापत्य कला भी। फिर कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हमें मिली हैं मोहनजोदड़ो में, तो उनमें से एक महत्वपूर्ण इमारत थी विशाल स्नानागार। इसका चित्र आप बैक साइड में देख सकते हैं। तो विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है। तो आयताकार जलाशय है, यह चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था। उत्तर और दक्षिण, ये है आपका नॉर्थ, ये है साउथ। तो यहाँ सीढ़ियाँ दिख रही हैं दोनों तरफ। तो उत्तर और दक्षिण में 2 सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ईंटों को जमाकर जिप्सम के गारे का प्रयोग करके वाटर प्रूफिंग का काम भी यहाँ पे किया गया था। 3 और कक्ष बने हुए थे, जिनमें एक में बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। तो ये एक विशाल स्नानागार था जो कि आपको मोहनजोदड़ो शहर में मिला था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इस पे MCQ में भी पूछ लेता है कि विशाल स्नानागार किस स्थल में मिला था हड़प्पा के, तो मोहनजोदड़ो में मिला था। विशाल स्नानागार की विशेषताएं क्या थी, तो आपको बता देना है कि आयताकार था, चारों ओर गलियारे से घिरा था, उत्तर दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी थी, जिप्सम और गारे का प्रयोग करके उसे वाटर प्रूफिंग की गई थी, और 3 और कक्ष बने हुए थे जिनमें एक बड़ा कुआं भी था, और जलाशय से पानी बड़े नाले में बह जाता था।